आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आज हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आप बस सीधा सॉल्यूशन ऐसे ही लिख लेना बिना फॉर्मेट के, क्योंकि आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। राइट, चलो तो फर्स्ट ए में लिखा है संजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो पहले आप बताओ, फिर आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। और 2 वाला कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लिख लो आंसर ए का, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख और 2 कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है, तो हम अभी फॉर्मेट नहीं बना रहे, जस्ट आंसर लिख रहे हैं और नरेशन भी नहीं लिख रहे। ठीक है, तो हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। उसके बाद सेकंड है ओपनड अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख रुपी। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा जिसमें 3 लाख रुपए जमा करे, डिपॉजिट करा। तो बोलो इसको फिर ढंग से। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही, शाबाश। तो जब आप सही बताओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा बढ़ गया है ना, पैसे आ गए। और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश हमारा कम हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड सी, इन्वेस्टेड, ये अच्छा पॉइंट है। इन शेयर्स ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल फॉर ₹50,000 कॉमा पेड आउट ऑफ सेविंग्स अकाउंट। हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, मतलब पर्सनल का मतलब है बिजनेस के नहीं, अपने पर्सनल शेयर्स में इन्वेस्ट करा 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट, और उसके पैसे हमने अपने सेविंग अकाउंट से दिए। शेयर एसेट हो सकता था अगर पर्सनल ना लिखा होता तो, लेकिन पर्सनल लिखने का मतलब है, मतलब हाँ मैं पहले कहानी समझा देता हूँ। पर्सनल लिखने का मतलब है कि जैसे ये तो बिजनेस होता है और ये ओनर होता है, तो पर्सनल लिखने का मतलब ये हो गया कि ओनर जो है उसने इन्वेस्ट करा पैसा। जैसे आपके घर में भी पैसे होते हैं, पापा बोलते हैं इन्वेस्ट करना है, तो इस ओनर ने शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया। तो पर्सनल लिखने का मतलब है कि इसने अपने पैसे पर्सनल वाले, मतलब पर्सनल पैसे इन्वेस्ट करे, बिजनेस के नहीं। ठीक है, तो समझ गए डिफरेंस। तो इसने इन्वेस्ट करा इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल, मतलब अपने पर्सनल शेयर्स में इन्वेस्ट करा फॉर 50,000, और उसके पैसे लिखा है पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। इसका मतलब सेविंग अकाउंट क्या होता है? नहीं, सेविंग अकाउंट मतलब कैश नहीं, बैंक, वो भी गलत। तो कैश तो जो बिजनेस के पास कैश होता है वो है, और बिजनेस का बैंक जो आप कह रहे हो, बैंक को सेविंग अकाउंट नहीं बोलते, बैंक को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट अकाउंट। तो ये बात शायद मैंने पहले बताई तो थी कभी। बैंक जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट। तो बिजनेस का जो बैंक होता है वो करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट कौन सा होता है? जो पर्सनल होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है जो उसका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पहले इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखो, मालिक ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पर्सनल शेयर्स खरीद लिए। तो समझ आ गया, इन्वेस्टेड इन शेयर्स वो भी पर्सनल है, और फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का मतलब भी कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, बिजनेस का नहीं। बिजनेस के अकाउंट को क्या बोलते हैं?
करंट अकाउंट। चलो तो अब बताओ, मारो तुक्का। बताओ। शेयर्स अकाउंट डेबिट टू सेविंग अकाउंट क्रेडिट। क्यों? चलो अच्छा ये बताओ, आप ओनर हो या आप बिजनेस हो? कौन हो आप? ओनर हो या बिजनेस हो? पक्का श्योर? माथे पे टैटू कहाँ गया वो जो कहा था होमवर्क में बनवाया है? तो आप कौन हो? बिजनेस। चलो थैंक गॉड, इतना तो सही बता रहे हो। तो अब बिजनेस ने देखो कुछ करा, पहले ऐसे देखो यहाँ, क्या बिजनेस ने कुछ करा? कोई एक्टिविटी या कोई ट्रांजैक्शन करी बिजनेस ने? किसने करी एक्टिविटी? ओनर ने करी। ओनर ने अपने पर्सनल पैसे यूज़ करे और उसने जो शेयर्स खरीदे वो भी कौन से शेयर्स खरीदे? पर्सनल शेयर्स खरीदे। तो क्या बिजनेस ने कोई एक्टिविटी करी? बताओ। नहीं। तो इस पॉइंट में हमें कोई एंट्री नहीं करनी, तो इसका आंसर आप लिख लो नो एंट्री, क्योंकि इस पॉइंट में बिजनेस ने कुछ भी नहीं करा। तो ये काफ़ी स्टाइलिश पॉइंट था। आई होप आप समझे हो इस पॉइंट का स्टाइल, समझ गए? तो इस पॉइंट में बिजनेस ने कुछ भी नहीं करा तो करते नहीं। अब तो क्या करते वो तो बाद में बताऊंगा जब आएगा किसी क्वेश्चन में। नहीं, मैं अभी क्यों बताऊं? तो जब आएगा तब सीखेंगे ना, तो अभी क्यों दिमाग लगाना। बट अभी वाला समझ आया? तो ये इसकी चाल थी। तो अभी बिजनेस ने कुछ नहीं करा, ये दोनों चीज़ें क्या थी? ओनर की पर्सनल थी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। चलो उसके बाद डी, ये बताओ फिर। बॉट गुड्स, बॉट मतलब गुड्स खरीदे आपने, ब्रैकेट में टिम्बर मतलब लकड़ी लिखा है, तो चलो उससे तो छोड़ो। तो बॉट गुड्स फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। तो पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। तो आपने गुड्स खरीदे 3 लाख रुपए के, हाफ उसमें से कैश दे दिया और हाफ उसमें से चेक दे दिया। नहीं, टिम्बर नहीं बोलते। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज। वेरी गुड, सही। नहीं, बैंक ही लिखते हैं वो तो। हाँ, सही। तो डी का आंसर सही हो गया, लिख लो। परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपये। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। फिर हमने क्या पे करा? कैश 1,50,000, और बचा हुआ हाफ हमने क्या पे करा? चेक। तो चेक पे करने के लिए हम टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,50,000। तो क्लियर है ये वाला सबको? इसमें कोई डाउट? चलो उसके बाद ई, पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। कैरेज मतलब होता है कि अब इतनी सारी लकड़ियाँ ट्रक में आई हैं, तो जब आप इतनी सारी 3 लाख रुपए की लकड़ियाँ खरीदोगे तो उसको क्या अपने सर पे उठा के फैक्ट्री लेके जाओगे? क्यों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? क्यों? नहीं, गुड्स नहीं खरीदते, एसेट्स खरीदते हैं। ओह, तो गुड्स नहीं खरीदते, एसेट्स खरीदते हैं, तब वो नाटक करते हैं। अभी तो सिंपल आपने बोल रहा है पेड कैरेज। कैरेज क्या होता है क्लियर के हिसाब से बताओ? एक्सपेंस। हाँ, तो ये एक एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री लिखवाई थी आपको, जाके ढूंढो। या फिर किसी को याद है तो डेबिट ही होगा, और क्या? और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बोलो एंट्री क्या बन गई? वेरी गुड, तो यही है बिल्कुल सही आंसर। तो लिख लो कैरेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है 5,000 टू, और कैश अकाउंट क्रेडिट
क्योंकि हमने कैश पे कर दिया। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंस जब आप पे करते हो तो आपको एक्सपेंस को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है, चलो उसके बाद F ट्राई मारो। बैंक चार्जेस, बैंक जो होता है वो हमसे पैसे लेता है। तो जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो फिर बैंक आपसे चार्जेस लेता है। तो बैंक ने आपसे 2000 रुपये ले लिए, बैंक चार्जेस। क्या है ये? एक्सपेंस। वेरी गुड, चलो इतना तो ठीक हुआ। तो डेबिट होगा। तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस को क्या करना है आपको? डेबिट करना है। ठीक है, और क्रेडिट किसको करोगे? कैश देते हैं हम। बैंक से जब पैसे कटते हैं, बैंक चार्जेस जब होते हैं, हाँ, तो आप कैश नहीं देते। आप कहाँ से पैसे कटते हैं? आपके बैंक से। हाँ, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस 2000। ठीक है, तो ये तो एक्सपेंस है। ध्यान रखना, देखो दो एक्सपेंस आ गए दोनों पॉइंटों में। जब भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है। ठीक है, और क्रेडिट क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस आपके पैसे कहाँ से कटते हैं? बैंक से। ठीक है, तो ओके हो गया। उसके बाद जी में लिखा है गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड टू मेक फर्नीचर। बस पहले इसमें दो पार्ट से पहले एक ही करते हैं। तो आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए और आपने उस गुड से फर्नीचर बना लिया। वेरी गुड, तो ये आपको सिखाया था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप फर्नीचर बना रहे हो, है ना, एसेट बना रहे हो। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो, और गुड्स आपको छोड़कर चले गए तो टू क्रेडिट किसको कर दो? परचेज अकाउंट। तो ये भी पॉइंट आपको सिखाया था। नहीं हुई नहीं, जब गुड्स हमें छोड़कर चले जाते हैं। ये तो स्टोरी सुनाई थी जब तुम छुट्टियों पे घूमने गई थी। तो बोलो किस किस को याद है ये वाली स्टोरी? सुनाई थी कि नहीं? जब गुड्स हमें छोड़कर चले गए तो हम किसको क्रेडिट करते हैं? परचेज अकाउंट को। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए थे। चैरिटी दे दी, फ्री सैंपल में दे दिया, चोरी हो गए, जल गए, कुछ भी हो गया, याद है? करवाया था ना। तो जब भी गुड्स हमें छोड़कर चले जाते हैं तो फिर हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, फिर इसी में एक और पॉइंट आगे ऐड हो गया। एंड एक और पॉइंट है वेजेस पेड 5000। तो इसकी एंट्री बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही है ना। ये एक्सपेंस होता है, तो वेजेस पेड की एंट्री लिख लो इसी के नीचे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। $5,000। उसके बाद एच में लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। तो ये क्या आ गया? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000, इसमें ये हटा दो, ये रॉन्गली नहीं है, ये मतलब टाइपिंग एरर है, तो आप इसको इग्नोर मार देना। क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। चलो, तो इसका किसी को कोई मतलब समझ आया तो पहले आप अपना तुक्का शुक्का मारो। अच्छा नहीं, रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट, ठीक है, चलो रॉन्गली भी छोड़ो, लगे रहने दो।
तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। डिविडेंड क्या होता है, चलो ये बताओ। अच्छा, नहीं, तो इसका मतलब आपको मीनिंग नहीं पता है। किसी को पता डिविडेंड कलेक्टेड क्या होता है? नहीं, अमाउंट तो होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है? चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो शायद आपको नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल दुनिया के बारे में। जब आप कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, किस में इन्वेस्ट करते हो? अच्छा, शेयर्स पता है आपको? कहीं यही ऐसा तो नहीं बच्चे को शेयर ही ना पता हो, मैं तो सोच रहा हूँ बच्चे को पता है। अच्छा, शेयर्स क्या होते हैं? आपने शेयर बाज़ार का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट? तो जैसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स होते हैं, चलो ऐसे ही मान लो। तो जब आप कभी भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो कंपनी पता है आपको बदले में क्या देती है? उसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे आप बैंक में पैसे जब जमा करते हो तो बैंक आपको बदले में क्या देता है बताओ? इंटरेस्ट। वेरी गुड, तो ये बात तो आपको पता है। तो ऐसे ही जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो वो कंपनी आपको बदले में क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो जब बैंक आपको देता है तो वो इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन जब शेयर के बदले में कंपनी आपको देती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो अभी पॉइंट 3 में कहानी आई थी, है ना, कि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे शेयर्स में, आई थी ना कहानी? देखा, ये रहा, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे। अब जब आपने इन्वेस्ट करे 50,000 शेयर, तो कंपनी आपको बदले में क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो इसका मतलब आपको डिविडेंड मिल गया। कितने रुपए मिल गए आपको? देखो दे रखा है 5,000। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000। और इसको देखो आगे की लाइन पढ़ना, आगे लिखा है रॉन्गली, चलो रॉन्गली पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। और इसको कौन से अकाउंट में डाल दिया बैंक ने? बिजनेस के अकाउंट में। तो इसका मतलब ये जो 5,000 रुपये आपको डिविडेंड मिला, ये कौन से अकाउंट में आ गया? बिजनेस के अकाउंट में आ गया। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि एक तरह से मालिक का 5,000 रुपया जो है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया। ये मतलब समझ आया कि मालिक जो है उसको 5,000 रुपये डिविडेंड मिला कंपनी से, और वो 5,000 डिविडेंड कौन से अकाउंट में आ गया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया। चलो तो अब थोड़ा दिमाग लगा के आंसर बताने की कोशिश करो। कैश तो नहीं, क्योंकि कैश नहीं आया। पैसा कहाँ आया है? देखो बादल बना रहा हूँ, पैसा तो कहाँ आया है? बैंक में। तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा बैंक में आया है। कैश में आता तो मैं कैश करता, लेकिन आपका पैसा बैंक में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5,000। चलो तो इतना तो सही बताया। अब दूसरा, और रीज़न? वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आप, शाबाशी के पात्र हो। तो ये 5,000 एक तरह से बिजनेस में कौन डाल रहा है? ओनर। ये 5,000 कौन डाल रहा है बिजनेस के अकाउंट में? ओनर। वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत सही लॉजिक लगाया। तो इसीलिए हम क्रेडिट किसको करते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी ओनर बिजनेस में पैसे देता है तो हम हमेशा कहते हैं कैपिटल। तो ये एक तरह से ओनर का पैसा बिजनेस में आ गया। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, एच पॉइंट, इसको भी आप स्टार लगा लेना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओनर का पैसा बिजनेस में आ गया। चलो ठीक है, तो इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद है आई, संजीव। संजीव मतलब वही मालिक है, मालिक का नाम संजीव है, क्योंकि संजीव ने बिजनेस शुरू करा था ना। तो संजीव सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर, इसने अपना पर्सनल स्कूटर बेच दिया फॉर 35,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन फर्म्स बैंक अकाउंट, और फर्म के बैंक अकाउंट में ये पैसे डाल दिए।
तो बताओ, मालिक ने अपना स्कूटर बेचकर 35,000 फर्म के अकाउंट में डाल दिए। वेरी गुड। तो सेम ही एंट्री होगी, क्योंकि इस पॉइंट में भी अगर आप ध्यान से देखो तो सेम ऊपर वाली पॉइंट ही हो रही है। इसमें भी मालिक अपना पैसा फर्म के बैंक अकाउंट में डाल रहा है, तो बिल्कुल सही। तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, आई का भी, तो बिल्कुल सही है। तो यही लिख लेते हैं, आई का भी सेम ही आंसर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैपिटल अकाउंट। चलो, तो इस क्वेश्चन का एक रिव्यू लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या सीखा। चलो, तो बताओ इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम के लिए मार्क कर लेना चाहें। तो बताओ इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या नई बातें सीखी, आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने से क्या शिक्षा मिली आपको, अपार्ट फ्रॉम द रट्टू तोते वाले पॉइंट्स। एक तो डिविडेंड कलेक्ट, नया वर्ड से समझ आ गया डिविडेंड क्या होता है। चलो ठीक है, और क्या सीखे आप। पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, और बिजनेस वाले को करंट अकाउंट, ये ध्यान रखना है। और क्या सीखा आपने, बस सर और तो कुछ नहीं सीखा। अच्छा, बैंक चार्जेस क्या होता है, जो बैंक जो है हमसे एक्सपेंस चार्ज करता है, हमसे एक्सपेंस ले लेता है, ठीक है। और जब भी एक्सपेंस होगा तो क्या करना है आपको, डेबिट करना है। और गुड्स आपको छोड़ के चले जाएंगे तो किसको क्रेडिट करना है, परचेज को। तो क्लियर हुआ थोड़े थोड़े पॉइंट्स। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और एप्लीकेशन लगाते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हो। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलो, तो सबसे पहले ए पॉइंट करते हैं। मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, स्टॉक 5 लाख और बिल्डिंग 25 लाख। तो मुस्कान ने बिजनेस कमेंस करा, 3 लाख कैश, 5 लाख स्टॉक, 25 लाख बिल्डिंग। तो बस और बेचारी कैपिटल कहाँ धक्के खा रही है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो ये एसेट है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी क्या है, एसेट है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग क्या है, एसेट है। और आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी सोच सकते हो, अगर मुस्कान बिजनेस कमेंस करेगी, कैश 3 लाख, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 25 लाख, तो आप क्या करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए लिखोगे, 33 लाख। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्या सीखने को मिला आपको, बताओ। कि हर बार वो रट के मत जाना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। अगर मुस्कान ने कैश के साथ बिजनेस शुरू करने में स्टॉक भी लेकर आई, बिजनेस शुरू करने में बिल्डिंग भी लेकर आई, तो आपको उन्हें भी डेबिट करना है। तो क्लियर हो गया। चलो, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैकअप रूम 1 लाख रुपए। आपने एक पावर बैकअप रूम बना रहे हो, मतलब एक बड़ा सा कोई कमरा बनवा रहे हो, उसको बनाने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। तो बताओ, पहले आप तुक्का मारो फिर मैं, पहले सुन। तो डेबिट क्यों कर रहे हो उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर देता हूँ, इसको एक्सपेंस नहीं बोलते, एसेट होते हैं। क्योंकि आप एक रूम बना रहे हो, कमरा, तो कमरा तो एक एसेट है ना, बिल्डिंग का पार्ट है ना वो, तो एक कैश अकाउंट डेबिट क्यों, कमरे को इंग्लिश में बोलो तो रूम अकाउंट डेबिट। तो रूम मत लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाउस।
और अच्छा नाम बताओ कोई। पावर बैक रूम, स्पेस, ठीक है। तो एक कॉमन जनरल नाम ले लेते हैं। तो आमतौर पे लोग इनको बिल्डिंग कह देते हैं, तो आप बिल्डिंग अकाउंट लिख लो, ठीक है। तो बिल्डिंग एक जेनरिक नाम दे रखा है ताकि हर बिजनेस में चल जाए, है ना, क्योंकि ये पावर पैक रूम हो, कोई भी रूम हो, उससे हमें क्या। और 2 क्रेडिट किसको करना है, कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने पैसे दे दिए। चलो ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद सी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक 15,000 एंड सेल्फ 7,000। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 15,000 रुपये अपने सामान के लिए। जैसे अपना सामान होता है ना, तो मुझे डर होता है कहीं जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं 15,000। और सेल्फ मतलब खुद के लिए, ओनर जो है मतलब अपने खुद के लिए, पर्सनल कह सकते हो, या अपनी लाइफ के लिए, कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों को पैसा मिल जाए। तो 2 तरह के प्रीमियम आपने दिए, 15,000 सामान के और 7,000 खुद के। ड्राइंग कौन सा वाला है ड्राइंग? हाँ, ओनर का है, लेकिन पैसे तो बिजनेस ने दिए ना। हाँ, पैसे तो बिजनेस ने ही पे करे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रही है। कैश भी लिख सकते हैं, चेक में दिया है, कहाँ लिखा? अच्छा, नॉर्मली हम चेक से ही देते हैं। चलो ठीक है, तो तुम जब इतनी बात कह रहे हो तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मली हमने चेक दे दिया होगा, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखना है आपको आंसर, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसमें तो आप लिखना खाली 15,000, है ना, तो ये तो आपका एक्सपेंस है। लेकिन जो आपने सेल्फ के लिए 7,000 पे करे, उसके लिए क्या लिखोगे? ड्राइंग्स, क्योंकि जब मालिक का कोई भी पर्सनल काम के लिए पैसा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो पहले ये दोनों लॉजिक क्लियर हो गए। अब टू आप ये बताओ, 22,000 रुपीज़ कैश दिया या चेक दिया, क्या मानना है? इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करते हो तो कैसे पे करते हो? पक्का श्योर? या वहाँ पे दफ्तर में जाके कैश देकर आते हो? चेक। तो फिर बैंक लिख लेते हैं, है ना। तो जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो आप चेक से ही पे करते हो या ऑनलाइन पे करते हो, है ना। आजकल थोड़ी ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप कैश से पे करते हो, तो बैंक लिख लो। बाकी कैश भी लिख सकते हो, कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, डोंट वरी। चलो उसके बाद डी, ये तो आपको ही बताना है, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार पॉइंट लग रहा है शक्ल से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, 80,000 के गुड्स जल गए, बताओ। 2 गुड्स देखो छोड़ के चले गए हमें, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, है ना, और आगे लिखा है इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड। चलो ये तो खैर बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल गुड्स जल गए, तो गुड्स जलने की एंट्री लिख लो। हाँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 80,000 टू परचेज अकाउंट 80,000, तो गुड्स जल गए। उसके बाद ई, कमीशन रिसीव्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें 2 पार्ट्स अलग अलग करेंगे। पहले एक करते हैं कमीशन रिसीव्ड 25,000, बस पहले इतना ही सॉल्व करते हैं, आ जाओ।
कमीशन रिसीव्ड आपको शुरू में सिखाया था, बताओ इसकी एंट्री आंसर। अभी आगे मत पढ़ना, छुपा देता हूँ। तो कमीशन रिसीव्ड का आंसर बताओ। पैसा मिला, कमीशन मिला, तो क्या करेंगे? हाँ वो सही बताया, उधर से आंसर आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, देखो पैसे आ गए, है ना, पैसा आया। नहीं बैंक नहीं, चेक मिलता तो बैंक करता। अब हर चीज़ में मत सोचो कि हर बार चेक ही मिल रहा है, एक बार तुक्का लग गया। 2 कमीशन अकाउंट। अब हर बार बैंक नहीं लिखना, अब तभी बैंक लिखो जब बहुत ज़्यादा है तो लॉजिकली बैंक लगे या क्वेश्चन बोले चेक मिला। तो कमीशन तो आपको मिल गया बस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी इनकम हो गई। अब आगे की पट्टी हटा रहा हूँ, फिर उसका आंसर बताना। अब वो कह रहा है, इसको छुपा देता हूँ, 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज में लास्ट क्लास में लिखवाया, देख कर आओ पीछे से। 20% जो है वो एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का आंसर देखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इनकम वर्ड को चेंज करो। हाँ, रिसीव्ड इन एडवांस, वेरी गुड, चलो थैंक गॉड। तो आंसर लिख लेते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। किस में? पिछले नहीं, नंबर बोलो। तो उसमें चेक मिला होगा, इसमें चेक नहीं मिला था तो इसलिए कैश लिखा। चलो अब कितने रुपए लिखने, निकालो 20%। निकालो 20%, क्या हुआ? कैसे सांप सूंघ गया? 5000। ओके, तो क्लियर है सबको? इतनी मैथ्स आती है या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो 5000। ओके चलो, तो ये भी अच्छा पॉइंट था, है ना। उसके बाद F। ओहो चलो, ये तो मज़े आ गए। देखो अब आपको F पॉइंट में तो आपको जो गुड्स जल गए थे उसकी कहानी दे रखी है। इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से 80% पैसे मिल गए, है ना। गुड्स जले थे ना आपके अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, 80,000 के गुड्स जल गए थे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 80% पैसे कह रही है, ये लो हमसे ले लो। तो 80% मतलब कितना हो गया? 80,000 का 80%, 8 अट्ठे 64, तो 64,000। या मैं गलत कह रहा हूँ बताओ? ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से 64,000 मिल गए, ये मतलब है। ओके चलो अब इसका आंसर बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट तो ठीक है, चलो दोस्त उतना तो आपने सही दिमाग लगा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट तो ठीक हो गया, 64,000, चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। लेकिन आगे सिट्टी विट्टी गुल हो गई, तो देख कर और लिखवाया था मैंने। जब इंश्योरेंस क्लेम होता है तो क्या करते हैं, लिखवाया था। हाँ तो देखो इस बच्चे को मिल गया P&L अकाउंट डेबिट। इसमें आपको अपना नुकसान भी तो लिखना है, कितने रुपए नहीं मिले बताओ। गुड्स कितने के जले थे? 80,000 के, है ना। और उसमें से 64,000 मिल गए, तो कितने नहीं मिले आपको? 16,000, राइट। तो उसको P&L अकाउंट में लिखवाया था, चेक कर लो चाहे, मैंने तो लिखवाया था, मुझे याद है। याद आ गया?
तो जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो तो आपने लिख लिया, चलो वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो नहीं मिलता वो लॉस आपको लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट करवाया था, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आपको मार्क कर लो, चाहे F पॉइंट याद रहेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 64,000, P&L अकाउंट डेबिट 16,000, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 80,000। चलो जी, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वैसे तो अलग अलग कर लेते हैं चलो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो भी। पहला तो पॉइंट है सैलरीज पेड 48,000, बस पहले इतने का बताओ। सही, चलो तो इतना तो लिख ही लो। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 48,000। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट है एंड ड्यू। ड्यू का मतलब है सैलरीज ड्यू हैं अभी, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग या अनपेड। तो ये आपको लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट में सिखाया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या करना है, तो एक्सपेंस को रिप्लेस करो। तो पूरा बोलो आंसर दोबारा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, वेरी गुड, 22,000। तो लिख लेते हैं आंसर। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 22,000। ठीक है, मेरा स्टाइल देखो, मैंने दोनों अलग अलग नहीं करे, मैंने एक ही कर लिए, कंपाउंड एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश 48,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 22,000। तो आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई मेरा स्टाइल देख के? सही है स्टाइल? ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो दो एंट्री करने की बजाय मैंने एक को ही इस तरह कर लिया। चलो उसके बाद H लास्ट है जी, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% पर एनम। कह रहा है बिल्डिंग पर 10% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दो। तो ये आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वैसे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं आंसर, वेरी गुड, सही चेपा आपने पीछे से। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 10% करो कैलकुलेट। कहाँ है बिल्डिंग? 25 या 26? बताओ 25 या 26? 26। ठीक है, तो ये भी सावधानी रखनी है। तो बिल्डिंग आपकी 25 तो वो घर से लाई थी, और 1 लाख की कंस्ट्रक्ट भी तो करी थी आपने, वो कमरा जो बनवाया वो भी तो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग कितनी हो गई? 26 लाख। तो 26 लाख का निकालो 10% कितना आएगा? 2,60,000। तो वो लिख लो अपने आंसर में, अमाउंट में 2,60,000। ठीक है, कर लिया नोट? चलो अब इस क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं। अथर्व बताओ, इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा? तो इस क्वेश्चन का रिव्यू करके बताओ आपने इससे क्या क्या बातें सीखी। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। पहला तो यही सीखा कि बिजनेस जब कमेंस करते हैं तो क्या खाली कैश ही लाते हैं, और भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप अपना सेल्फ का प्रीमियम पे करते हो तो वो क्या होगा? ड्राइंग।
और गुड्स जल जाएंगे जब, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा वो क्या लिखना है, P&L अकाउंट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए, इसको छोड़ना मत, ये भी बिल्कुल मार्क कर लेते हैं। 17, ठीक है। चलो एक और करेंगे, 18, ये भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो है एग्ज़ाम के लिए। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2025 आर गिवन बिलो। तो रमेश की ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। 1 अप्रैल, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी जल्दी आंसर लिखते रहो जो सही बताओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। उसके बाद 2 अप्रैल, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करे। वेरी गुड। 2 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। उसके बाद 3 अप्रैल, बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे, कैश दिया। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब फ़िलहाल आप बिल्कुल सही चल रहे हो। आपका स्ट्राइक रेट अभी 100% चल रहा है, अभी तक आपका एक भी गलत नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं आप सारे सही ना कर दो, और अगर आपने सारे सही कर दिए तो फिर आपकी बेइज्जती कैसे होगी। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो अभी तक आपके 3 में से 3 सही हो गए, विच इज़ डेंजरस। चलो, कोई तो गलत करोगे, इतने बड़े तुर्रम खां तो हो नहीं। अब 4 अप्रैल, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से पैसे निकाल लिए दफ्तर के इस्तेमाल के लिए। तो बैंक में से कम हो गए पैसे और कैश में आ गए, तो क्या आंसर हो गया? वेरी गुड। तो चलो 4 में से 4 सही। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास कैश आ गया, और बैंक कम हो गया तो टू बैंक अकाउंट। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बहुत बढ़िया। तो देखा, इसमें आपका स्ट्राइक रेट अभी तक 100% चल रहा है। फिर 13 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स बेचे 15,000। सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों? सेल्स तो रेवेन्यू होता है। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही, क्योंकि कृष्णा डेटर है ना। तो 13 अप्रैल, कृष्णा डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। तो इसको सही मानूं या गलत? क्यों, उसने उल्टा बोला था? चलो इसको सही मान ले, सही मान लें फिर। चलो ठीक है, सही मान लेता हूँ, जाओ। फिर 20 अप्रैल का बताओ, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। अब इस बार गुड्स आपने खरीदे हैं। परचेज अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किसको करना है? श्याम। है तो भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम, लेकिन लिखना तो श्याम है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 22,500। तो लिखो आंसर
परचेज अकाउंट डेबिट 22,500 टू श्याम, क्योंकि श्याम हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट, चलो ये तो गलत बताओगे। अब 22 अप्रैल को लिखा है कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स, तो कृष्णा ने अब गुड्स वापस लौटा दिए हमें 2000। बहुत बढ़िया। तो 22 अप्रैल को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 2000, सही। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 2000, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेल रिटर्न मतलब सेल वापस हो गया। उसके बाद 24 अप्रैल रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। चलो तो ये तो गलत बताओगे। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। पूरा ढंग से बोला, ऐसे उल्टे सीधे जंबल वर्ड्स नहीं खेलो मेरे साथ। पूरा एक बच्चा ढंग से बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 12,500। फिर डिस्काउंट अलाउड 500, डेबिट टू कृष्णा कितना? 13। हाँ ठीक है। तो देखो मैं आपको दो लॉजिक सिखाता हूँ। चलो एक बार शुरू से लॉजिकली सोचना, ठीक है। एक बार ये देखो, आपने कृष्णा को कितने रुपए की सेल करी थी, एक बार अमाउंट देखो। कितने रुपए की सेल करी थी? 15 की, है ना। फिर उसी कृष्णा ने आपको थोड़ी देर बाद सेल रिटर्न कर दी, मतलब सामान वापस कर दिया, कितने रुपए का? तो आप दिमाग में मेंटल मैथ्स करो। आपने पहले कितने रुपए की सेल करी थी? 15,000। उसमें से उसने कितनी वापस कर दी? 2,000। तो इसका मतलब आपको कृष्णा से कितने रुपए लेने हैं अभी? 13,000। तो देखो स्टोरी समझना। तो आपको कृष्णा से लेने तो 13,000 हैं, पर आप कृष्णा से कह रहे हो कृष्णा भाई आप हमें सिर्फ कितने रुपए दे दो? 12,500। और 500 रुपये आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो। ठीक है, तो ये आंसर बन गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू कृष्णा 13,000। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट 28 अप्रैल। अब ये अपने आप से ही बताना बिना गलती के। पेड कैश टू श्याम 21,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। क्यों डेबिट क्यों? ठीक है, वेरी गुड। तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो लिख लो 28 अप्रैल श्याम डेबिट, बताओ कितने रुपीज़? 22,500 टू कैश अकाउंट। अब आपने कैश कितना पे करा? 21,500। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपको कितना मिला? 1,000। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला भी। तो डिस्काउंट अलाउ करोगे तो डेबिट, ध्यान रखना, और डिस्काउंट रिसीव करोगे तो क्रेडिट।
उसके बाद चलो नेक्स्ट, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन राकेश एंड मयंक। आपने गुड्स बेचे कैश में, मोहन को, राकेश को, मयंक को, मतलब बहुत सारे लोगों को बेचे। तो सोल्ड गुड्स इन कैश 80,000, बताओ एंट्री। हाँ, गुड्स बेचे, सोल्ड लिखा होता है मतलब गुड्स ही होते हैं भाई, और तो क्या ही बेचोगे, अपनी किडनी तो बेचोगे नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही, तो बिल्कुल सही। तो लिख लो 30 अप्रैल का आंसर, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट 80,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, पेड रेंट 5,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को लिखा है पेड सैलरी 10,000। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में आपका स्ट्राइक रेट काफ़ी सही रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब अब आपको काफ़ी चीज़ें आई समझ में अब कि कैसे जर्नल एंट्री काम कर रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको, तो समझ आया अच्छे से। चलो, तो कोई भी टेंशन नहीं इसमें। चलो, बहुत बढ़िया।